वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का मतलब क्या होता है? अम्लराज। क्या होता है मतलब इसका? अम्लराज। बच्चों मैं आपको पहले थोड़ा सा हिंदी में समझा देती हूँ, उसके बाद फिर आप आगे समझिए। ठीक, देखिए एक्वारेजिया जो होता है वो एक किससे बनाते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर से बनाते हैं। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर से बनाते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का रेशियो होना चाहिए 3:1। कितना होना चाहिए? 3:1। और 3:1 के रेशियो में जब इसको हम मिलाते हैं तो जो हमारा मिक्सचर तैयार होता है वो क्या हो जाता है? एक्वारेजिया हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अम्लराज। बच्चों इसका काम क्या होता है? देखो ये गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनको गला सकता है। ठीक है भाई, गोल्ड को हम गलाएंगे तब हम उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ज्वेलरीज बनाएंगे। ठीक, तो उसको हम गला सकते हैं। जबकि इन दोनों में से अगर कोई भी अम्ल अकेला है, मान लीजिए हम सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम गलाना चाहें तो नहीं गलेगा। ठीक, तो वो सक्षम नहीं होगा। यही होता है एक्वारेजिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्वारेजिया इज अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। एक्वारेजिया जो होता है वो हाईली कोरोसिव होता है और फ्यूमिंग होता है, मतलब कि बहुत तेजी से ये गलाता है। इट इज़ एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम विच आर वेरी अनरिएक्टिव मेटल। देखिए गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं वो अनरिएक्टिव मेटल्स में आते हैं, जो रिएक्ट नहीं करते हैं जल्दी। ये ऐसे मेटल होते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे मेटल होते हैं जो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम अनरिएक्टिव मेटल कहते हैं। लेकिन जब जो एक्वारेजिया होता है वो प्लेटिनम को और गोल्ड को क्या करता है? डिजॉल्व कर सकता है, यानी कि उसको गला सकता है। Aquaresia is freshly prepared solution of hydrochloric acid and nitric acid in 3:1 रेशियो। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक्वारेजिया कैसे बनाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर से बनाया जाता है। कितना होना चाहिए? 3:1 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि 3 पार्ट्स अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड होना चाहिए। ठीक, इनका मिक्सचर होता है तो हमारा एक्वारेजिया तैयार होता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। भाई अब हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स की, तो उसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो मेटल का रिएक्शन अगर हम किसी सॉल्यूशन के साथ किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ कराते हैं, यानी कि मेटल के साथ ही रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होगा? वी हैव सीन इन अबव सेक्शन दैट रिएक्शन रेट ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन डिफरेंट विद देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स। अभी तक आप लोगों ने देख लिया क्या क्या रिएक्शंस हुए मेटल्स के, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ। नाउ इट शोज दैट सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन others. Reactive metals can displace less reactive metals from their compound in solution or molten form. देखो बच्चों क्या होता है कि अगर हम मेटल को मेटल के साथ कराएंगे तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को क्या करता है? रिप्लेस कर देता है, हटा देता है या डिस्प्लेस कर देगा। तो वही केस यहाँ पर होने वाला है। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म। अगर हम सॉल्यूशन फॉर्म में लिए हुए हैं या फिर मोल्टेन फॉर्म में लिए हुए हैं, कंपाउंड के अंदर जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो हट जाएगा और वहाँ पर क्या आ जाएगा? रिएक्टिव मेटल आ जाएगा जो ज़्यादा रिएक्ट करेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। क्या मतलब हुआ कि Fe यहाँ पे क्या है? आयरन। आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा? FeSO4, यानी कि Fe का रिएक्शन किसके साथ हो जा रहा है? SO4 के साथ हो जा रहा है। और क्या डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पर? कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है। क्या डिस्प्लेस हो रहा है? कॉपर। तो कॉपर को अलग रख देंगे। सोल्यूशन किस चीज़ का मिला हमें? फेरस सल्फेट मिला। बच्चों यहाँ पे आयरन भी मेटल है और कॉपर भी मेटल है। ठीक,
तो ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ए यहाँ पे क्या है, आयरन, और बी क्या है, कॉपर। तो ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी, यानी कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, चलिए इसी रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम एक बार आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। चलिए देखिए, पोटेशियम जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम को Mg से, एल्यूमिनियम को Al से, जिंक को Zn से, आयरन को Fe से, लेड को Pb से, हाइड्रोजन को H से, कॉपर को Cu से, और मरकरी को Hg से, सिल्वर को Ag से, और गोल्ड को Au से। तो बच्चों ये पोटेशियम से लेकर ऑरियम तक या गोल्ड तक, ठीक है, Au को हम ऑरियम भी बोलते हैं। तो पोटेशियम से लेके ऑरियम तक जैसे से वो नीचे बढ़ता जाएगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, और जब ये ऑरियम से पोटेशियम तक जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो रहा है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। नीचे आ रहा है तो घटती जा रही है, ऊपर जा रहा है तो बढ़ती जा रही है। ठीक, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक, पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और ऑरियम जो है सबसे कम यानी कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो क्लियर हो गया आपका कि जैसे ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी रिएक्टिविटी घटती जा रही है, लेकिन नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ठीक, चलिए ये आपका आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है हमारा नेक्स्ट, हम डिफरेंस निकालेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो बच्चों मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव में मैंने अंतर आप लोग को बता ही दिया था। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं, यानी कि एक्सेप्टेंस, इनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसीलिए इन पर नेगेटिव चार्ज चढ़ जाता है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। मेटल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे, और नॉन मेटल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। मेटल्स में देखिए, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। ठीक, जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स बन जाता है, जो कि बेसिक, जो जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, यानी कि बेस का होता है। 4Na+O2, जैसे सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो सोडियम का ऑक्साइड बन गया, सोडियम ऑक्साइड 2Na2O। ठीक, नॉन मेटल क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो उनके ऑक्साइड तो बनते हैं लेकिन वो एसिडिक फॉर्म में होते हैं। ठीक, जो नॉन मेटल से बन रहे हैं वो एसिडिक फॉर्म में है। तो बच्चों मेटल्स जो होते हैं दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड। तो ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हुए कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कि बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन वो एसिडिक नेचर के होंगे या फिर न्यूट्रल नेचर के होंगे। थर्ड पॉइंट है, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, या जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है मेटल्स का तो उनके ऑक्साइड्स बनते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक, नॉन मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो बच्चों ये था आपका मेटल और नॉन मेटल। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। तो बच्चों इतना अभी तक जितना आपने पढ़ा हुआ है उन सबको अच्छे से आप कॉपी में नोट करते चलिए और उनको लर्न करते चलिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।